आदाब नाज़रीन, खैर मकदम में आपका जी सलाम में। और आज का मुद्दा लेकर हाजिर हूं मैं सऊद मोहम्मद खालिद। आज का मुद्दा है गौकशी और गौकशी की मार बनाम गैंगवार पर हम दरअसल आज बात करेंगे। दरअसल गाय के नाम पर मौतों का सिलसिला इस मुल्क में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजस्थान के अलवर में एक बार फिर से गाय के नाम पर एक शख्स की जान ले ली गई। इससे पहले अलवर में ही गौकशी के शक में पहलू खान का भी पीट पीट करके कत्ल कर दिया गया था। सवाल यह है कि पीएम मोदी भी कई बार गाय के नाम पर गुंडागर्दी ना करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन गाय के नाम पर जान लेने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर कब तक गाय के नाम पर इंसानी जातें ली जाती रहेंगी? इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं आज का मुद्दा। तो राजस्थान के अलवर में गाय के नाम पर हुए उमर के कत्ल में एक नया मोड़ आ गया। पुलिस और उमर के घर वालों के बयानों में बिल्कुल अलग अलग बात निकल करके सामने आ रही है। एक खुसूसी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसी पर होगी बातचीत की शुरुआत। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। राजस्थान के अलवर में गाय के नाम पर हुए उमर खान के कत्ल के मामले में नया मोड़ आ गया है। उमर के कत्ल के बाद पुलिस के आला अफसर ने अपने कारिंदों को सस्पेंड भी कर दिया था। पुलिस उमर के कत्ल की वजह गैंगवार बता रही है। साथ ही पुलिस का यह भी कहना है कि उमर गाय की तस्करी करता था, जबकि उमर के घर वालों का कहना है कि पुलिस उमर के कत्ल की वजह छुपा रही है। तो पुलिस वालों ने कि भाई हमें तो कुछ पता नहीं है उसके बारे में, हाँ गाड़ी लाए हैं हम, ये गाड़ी है। पुलिस उसको छुपाती रही। घर वालों का कहना है कि उमर अपने दो साथियों के साथ राजस्थान के दौसा से पालने के लिए गाय ला रहा था, जिस पर 6 लोगों ने गौकशी के शक में हमला कर दिया, जिसमें उमर की मौत हो गई, जबकि एक जख्मी हो गया और तीसरा साथी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग गया। उमर के कत्ल के बाद उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर डाल दिया गया था। वहीं राजस्थान के होम मिनिस्टर का कहना है कि उनके पास फोर्स की कमी है, जिसकी वजह से हर केस पर नजर नहीं रखी जा सकती। क्या है कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है कि हम हर जगह और हर स्थिति को पहले से समय से पहले कंट्रोल कर लें। कई बार हमारे को जानकारी मिलती है, उसके आधार पे उतार लेते हैं। कई बार पुलिस गश्त में और नाकाबंदी में कुछ पकड़ में आ जाता है, उसमें हो जाता है। उसके बाद भी कई लोग, क्योंकि ये बहुत रात्रि के समय में कोई बेजारे थे, उस समय कोई ये घटना हुई है, तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और एक व्यक्ति हमने पकड़ा है, तो उसके आधार पे हमारा पूरा विश्वास है कि बाकी अभियुक्त भी इसमें हाथ में आ जाएगा। उधर जयपुर के मुस्लिम मुसाफिर खाने से सीएम हाउस तक लोगों ने जुलूस निकालकर उमर के कत्ल की मुखालफत की और सरकार से इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि उमर के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब गाय पालने पर पाबंदी है? ये कोई पहला मामला नहीं है जब गाय के नाम पर इंसान की जान गई हो। इससे पहले भी गाय के नाम पर अलवर में ही पहलू खान का पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया था। लेकिन सवाल है कि गाय के नाम पर आखिर कब तक इंसान की जान जाती रहेगी? आसिफ इकबाल, जी मीडिया।
सवाल कई हैं और सवाल पीएम मोदी के बयान के बाद भी और ज्यादा खड़े हो गए, क्योंकि जो तमाम जो गौरक्षक सेवा समितियां हैं वो जो गौरक्षा के नाम पर एक तरीके से तशद्दुद फैलाते हैं या फिर मारपीट करते हैं या फिर लोगों के कत्ल के भी मामला जो सामने आए, उनको लेकर के सीधे सीधे तनकीद की थी पीएम मोदी ने और साफ साफ कहा था कि गौ सेवक अलग होते हैं, गौ की रक्षा करने वाले अलग होते हैं, लेकिन उन्हें पहचानना जरूरी है। गौरक्षा के नाम पर जो दुकानें खोली गई हैं उसको समझना पड़ेगा और किसी भी तरह से कहीं यहां तक कि मजहब भी गौरक्षा के नाम पर कत्ल या मारपीट की इजाजत नहीं देता है। तो फिर आखिर क्यों इस तरह के वाकयात लगातार सामने आ रहे हैं? क्या कुछ आपसी रंजिश भी इसके तहत निकाली जाती है? और अफवाह फैलाने वाले लोग कौन होते हैं? इन सब के बीच अगर हम खास करके अलवर में उमर की मौत के मामले को देखें तो इस मामले में एक तरह से पुलिस की थ्योरी और जो चश्मदीद हैं उस पर भी जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले पर यह कह रही है कि इस पूरे मामले में कोई गोलीबारी नहीं हुई, लेकिन चश्मदीद ये बता रहे हैं कि उन पर गोलियां चलाई गईं और उमर की मौत हो जाती है, लेकिन जावेद जो कि गाड़ी चला रहा था और जो साथ में ताहिर शख्स था जो चश्मदीद है वो ये कहते हैं कि उमर मरते मरते ये कह रहा था कि मैं तो अब मरने वाला हूं, तुम भाग करके अपनी जान बचाओ। लेकिन पुलिस आखिर क्यों कह रही है कि इस पूरे मामले में गोलीबारी नहीं हुई? और आज पुलिस की एक और थ्योरी भी सामने आई। इस पूरे मामले को गो तस्करी से जोड़ दिया पुलिस ने और यह शक जताया कि उमर, ताहिर और जावेद दरअसल गो तस्करी में मुलव्विस हैं और इसी वजह से इन पर इस तरह का हमला हुआ और जान गई। लेकिन इन सब के बीच सवाल एक और भी है कि अगर वो गो तस्करी में भी मुलव्विस हैं तो उनको पकड़ने, उनको सजा देने की जिम्मेदारी क्या उन लोगों की थी जिन्होंने उनका कत्ल किया? क्या वो उन्हें इस तरह से मार सकते थे? ये तमाम सवाल आते हैं और तमाम पहलुओं पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए खास पैनल जुड़ गया है, अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में चार खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के तर्जुमान प्रवीण शंकर कपूर जी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा फॉर्मर आईपीएस और हरियाणा के आईजी रह चुके रणवीर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना असद फलाही साहब मौजूद हैं जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। आशु मोंगिया जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के। और कुछ ही देर में हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से संजीव मिश्रा जी भी जुड़ेंगे जो कि लीडर है समाजवादी पार्टी के, उनको भी हम बातचीत में शामिल करेंगे। लेकिन आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल इस प्रोग्राम में। और आशु मोंगिया जी, मैं आपसे सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि जहां एक तरफ पीएम मोदी से लेकर के तमाम लोग इसको लेकर के अपनी तनकीद का इजहार कर चुके हैं, नाराजगी जाहिर कर चुके हैं कि इस तरह से मारपीट, इस तरह से किसी का कत्ल कर देना जायज नहीं है। क्या आप, चाहे वो पहलू खान का मामला हो, चाहे वो अखलाक का मामला हो और अब उमर की बात हो, क्या इस तरह के तशद्दुद की आप किसी तरह से हिमायत करते हैं? और अगर वो गो तस्करी में भी शामिल थे तो क्या इस तरीके से किसी तंजीम के लोगों को जान लेने की जो है वो परमिशन मिल जाती है? चाहे वो गो तस्करी में शामिल हो या कुछ भी हो, मैं एक चीज क्लियर बोलता हूं कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने, संविधान ने हमारे देश के मुझे या किसी भी इंसान को ये पावर नहीं दे रखी कि वो ये कहीं भी ये कहे कि जी मैं वहां पे कत्ल कर दूं या ये पकड़ के मैं मारपीट करूंगा। इस तरह का कुछ भी नहीं है, ये गलत चीजें हैं। जिन्होंने ये गलत काम किया है मैं उसकी निंदा करता हूं कि हाँ, ये जो हुआ, जो गोलीकांड हुआ जिसमें आदमी उमर अभी मारा गया, पहले पहलू खान था, उसके लिए जो भी है, मैंने मोदी जी से पहले भी रिक्वेस्ट भेजी है, अभी दोबारा भेजी है कि जी एक एनआईए या सीबीआई के थ्रू जांच करवाई जाए कि आफ्टर ऑल इसके पीछे में है कौन, क्योंकि ये सारी की सारी पॉलिटिकल गेम है। मैंने पहले भी यही चीज आपके इधर कही थी कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल गेम है। ये टारगेट किया जा रहा है गौरक्षा आंदोलन को बदनाम करने के लिए। और रही बात जो मोदी जी ने एक बयान दिया था कि गौरक्षा के नाम पे कुछ लोगों ने दुकानदारी चला रखी है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं कि ये चीज है, क्योंकि इस तरह की दुकानदारी। आशु मोंगिया जी, आप भी राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के प्रेसिडेंट हैं, तो ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो तंजीम है वो एक दुकान नहीं है और जो दूसरी तंजीमें हैं वो दरअसल दुकान है? मैंने इसीलिए बोला कि एक बार एनआईए या सीबीआई के थ्रू जांच हो, मेरी भी जांच हो, और जितने भी गौरक्षा संगठन जो इस तरह के जला रखे हुए हैं 2 नंबर में लोगों ने, किन्होंने, यही आज की डेट में जो गुंडे बदमाश इस तरह के जो मवाली लोगों ने ये चला दिया और नाम आ जाता हैगा कि गौरक्षक। कोई भी चीज हो, किसी के अपने पर्सनल दुश्मनियां हो, उसके अंदर में भी आ जाता है गौरक्षक। अभी आप यहां पे देख लीजिए उमर वाले मामले में जो पुलिस ने बोला कि गोलियां नहीं चली वहां पर। आप एक चीज बताइए, मैं इसको दूसरे एंगल से भी ले लूंगा। मैं ये चीज कहता हूं कि क्या मालूम ये ताहिर और ये जो जावेद है, इन्होंने ही अपने साथी का मर्डर किया हो
आप ये चीज बता दो, नहीं तो गोलियां पुलिस को क्यों नहीं मिल रही वहां पर, ये चीज है। आपने डिमांड देखी वहां पर क्या डिमांड चल रही है? 50 लाख रुपया उमर को और ताहिर और जावेद के घर पे 25-25 लाख रुपया दिया जाए। मतलब कि ये जो गोवंश तस्कर रह गए हैं, ये लोग तस्करी करेंगे, गो हत्या करेंगे और ये लोग नाटक करेंगे जी हम लोग मारेंगे 50-50 लाख रुपया एंगल से देखा। ये लोग इन लोगों ने धंधा बना दिया इस तरह से। ठीक है, ये भी एक हकीकत है, इसको भी समझना पड़ेगा। धंधा बना के लेकिन ये बताइए, पुलिस ने तो कम से कम इस ओर तो बिल्कुल भी इंतबा नहीं किया है। पुलिस का तो इस तरफ कोई थ्योरी जा ही नहीं रही है। पुलिस की थ्योरी नहीं जा रही है। ये लॉयर्स गोरक्षक के भी होंगे। अब गोरक्षा संगठनों वाले हैं, चाहे हम लोग भी दिल्ली बैठे हुए हैं, हम लोग भी ये देख रहे हैं कि रोज वहां पर ये तमाशा कितने सालों से चल रहा है। मैं मानता हूं, मैं कटारिया जी ने सच्चाई रखी सामने। 1.5 साल पहले भी जी मरुद्रा में कटारिया जी ने कहा था कि हमारे पास राजस्थान में फोर्स की कमी है बहुत ज्यादा, हम लोग गायों के पीछे नहीं भगा सकते, जो लिमिटेड फोर्स है हमारे पास सिर्फ वो है। तब भी मैंने उन्हें कहा था कि माननीय मोदी जी से या राजनाथ सिंह जी से आप लोग खत लिखकर बैठो, बात करो। नहीं तो सर ऐसे तो हर रियासत में एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ जाएगी और हर रियासत का होम मिनिस्टर ये कहने लगेगा कि हमारे पास जरूरत नहीं है, हमारे पास कमी है। तो केंद्र से ली जा सकती है ना रिजर्व फोर्सेस। तो यानी कि अब हर रियासत में, हर शहर में बटालियंस डिप्लॉय की जाए। अब आपको यह लगता है कि हर रियासत में, हर शहर में, अगर हम देखते हैं तो मामले तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तमाम रियासतों में इस तरह के मामले सामने आए। चीज देखिए, एक ये हिंगोली तालुका कहां करेंगे, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आप डिप्लॉय करिए। ये तो कोई कम से कम एक मुकम्मल हल नहीं है। आप जो कह रहे हैं इससे रोका कम किया जा सकता है, लेकिन हल नहीं है। हल नहीं है। जब तक खुद नहीं समझेंगे इस तरह की तंजीमें, तब तक हल नहीं निकलेगा। आशु मुंगिया जी, मैं आता हूं आपके पास और अपने नाजरीन को यह बता दें कि लखनऊ स्टूडियो से समाजवादी पार्टी लीडर संजीव मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिबेट में। संजीव मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। लेकिन असद फलाही साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आशु मोंगिया साहब को आपने सुना, उन्होंने मुखालफत की, इसकी मजम्मत भी की कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर आखिर कौन लोग हैं जो इस तरह की जो है हरकतें करते हैं, जान लेते हैं? लेकिन पुलिस की थ्योरी कुछ अलग आती है। आशु मोंगिया जी भी एक अलग एंगल तलाश रहे हैं जी। क्या उसमें भी कुछ सच्चाई नजर आती है आपको? नहीं, वो एंगल तो एक सिर्फ स्पेकुलेशन है, उससे ज्यादा का कुछ नहीं है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, आप इंडिया स्पेंड का एक डेटा उठा के देखिए जो अभी सर्वे आया है, उसमें अब तक टोटल गौ रक्षक ने या गौ के नाम पे जितने लोगों का कत्ल किया, उसमें 63 लोग थे जिनका कत्ल किया गया। उसमें से 97 जुलाई में डेटा आया था। हाँ, जुलाई तक, टिल जुलाई तक, अभी का डेटा नहीं है। 63 तक 63 लोगों का कत्ल किया गया गौ के नाम पे, गाय के नाम पे। ठीक है। उसमें से 97% के जो केसेस हुए हैं वो लास्ट 3 इयर्स के अंदर हुए हैं, जब ये हुकूमत पावर में आई है। अब क्या उसके पीछे आप इसको तलाशते हैं? नहीं, इसके पीछे देखिए, गौ रक्षक, जैसे भी मोदी जी ने भी कहा कि गौ रक्षक जो गौ भक्त होगा और जो गौ सेवक होगा वो अलग होगा, जो गौ रक्षक होगा वो अलग होगा। गौ के नाम पे, गाय के नाम पे हिंसा करने वालों को खुद मोदी जी ने कहा कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आज एक बात मुझे ये बताइए कि गौ के नाम पे आप इंसानी जान, किसी की भी जान से भी ज्यादा मोहतरम होगी और ज्यादा उसकी अहमियत होगी। इंसान का कत्ल नहीं किया जा सकता किसी के भी नाम पर। और ये कौन लोग हैं? देखिए, बाबर से लेकर, बाबर ने भी हुमायूं को यही वसीयत की थी। शॉर्ट में सर, जो आशु मोंगिया जी ने कही है उस पर मैं रिएक्शन चाह रहा हूं। बेसिकली आपने ठीक है इंडिया स्पैन का डेटा का जिक्र किया, उसके बाद आपने अपने आदादो शुमार रखे, लेकिन उनके बात पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनकी बात भी वही है, जैसे पुलिस अब इस मामले को ये दिखाना चाहिए कि लूट का मामला है। जैसे उन्होंने कह दिया कि क्या हो सकता है, वो अपने आप को विक्टिमाइज्ड करके, यानी ये पिक्चर पेंट करके कि हमारे साथ ज्यादती की गई, हमें जुल्म किया गया, तो एक इंसान मर भी तो रहा है सर। उनका नजरिया आपने बता दिया, इंसान मर रहा है तो आप उन्होंने इस तरह के वाकयात की मजम्मत भी तो की। 50 लाख की डिमांड तो वही लोग कर रहे हैं ना कि जी हमारा उमर मारा गया, 50 लाख रुपया दे दो। तो ये वही लोग मांग रहे हैं ना। एक बात बताइए, आप कैसे कह सकते हो कि किसी गोरक्षक ने मार दिया वहां पर? ठीक है आशु मोंगिया जी, जो डेटा आ रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है, वो तो यही है ना कि गौ के नाम पे मारा गया। अगर किसी और नाम पे मारा गया होता, लूट के मामले पे किया गया होता, तो उन्होंने करी है। गाड़ी के अंदर में गायें जो मिली है, 2 गोवंश मरा हुआ निकला है। आप ये बताओ ना, मरे हुए गोवंश से वो कोई डायरी फार्मिंग थोड़ी करने जा रहे थे
सर तुम मरे हुए गौ से अगर नहीं करने जा रहे थे तो आप ये भी तो बताइए कि मरे हुए को तस्करी कैसे करेंगे? मरा हुआ तो हलाल ही नहीं हुआ। मरा हुआ तो जब आप ओवरलोड कर दोगे गाड़ी के अंदर में मर जाता है, कई बार मरता है। क्या बात कर रहे हैं आप? आप एक अलग एक्शन दे रहे हैं, अलग दो गाय लेके जा रही थी तो ओवरलोडेड कहां से? और तस्करी करने वाले क्या 2 गाय की तस्करी करेंगे? आशु मोंगिया जी, ठीक है, आपकी भी दलील मुझे समझ नहीं आ रही है कि क्या दो गायों की तस्करी होगी और क्या मरी हुई गायों की तस्करी होगी। सर अलग अलग थियरीज ले आए तो इसका मतलब नहीं कि वो थियरीज सही है, उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ओवरलोडेड गोवंश था जिसके अंदर में मैं आपकी बात मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं कि वो गौ तस्कर कर रहे थे, गाय की तस्करी कर रहे थे। क्या आपको या मुझे ये राइट है कि मैं उसका कत्ल कर दूं? अगर कोई मेरे घर में चोरी कर रहा है ऑलरेडी कहा है कि मेरे देश के संविधान ने नहीं दे रखा है ऐसा कुछ भी। जिन्होंने करा है इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, उन लोगों पे सजा मिलनी चाहिए, जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस बात पे छोड़ना चाहिए। कि वो गौ तस्करी कर रहे थे। ये लोगों की जांच करनी चाहिए कि ये जो जावेद वगैरह थे ये लोग क्या कर रहे थे। अगर कोई गोली उमर को मारता था, जावेद वगैरह वहां पे बचे, मुसलमान गाय का गोश्त नहीं खाना चाहिए, मुसलमानों को गाय के साथ तिजारत नहीं करनी चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ ऑन एयर, आप ये कह रहे हो ऑन एयर, लेकिन कितने मुसलमान आप लोगों की बात मानते हैं? आप मुझे ये बता दो, बकरी ईद पे गायों की कुर्बानी आप लोगों ने से लेकर हवाला मैं देता हूँ, बोलिए। ठीक है, साउथ में कितने लोग मान लेते हैं? चलिए इस सब पर मत मानिए कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है, इन चीजों पर हम नहीं जानते हैं सर। ठीक है, हम इन चीजों पर नहीं जाते हैं, लेकिन हम इस पर और भी जरा मजीद बातचीत करेंगे। लेकिन आशु मोंगिया जी, जब एक बात आपने कह दी कि आप इसकी मजम्मत करते साथ नहीं है तो फिर इसको जस्टिफाई करने का फायदा क्या? और ये कहने की क्या जरूरत है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता है? तमाम ऐसे लोग हैं, अगर आप साउथ चले जाइए, बंगाल चले जाइए, वहां पर इस तरह की बात आप नहीं कर सकते। या उनके जान पहचान के या उनके लोगों ने ये कहा मैं रणनीति जी बता रहा हूँ, इतना दे दो इनके फटाफट। ये लोगों क्या डिमांड है? 50 लाख रुपया उमर को दे दो, 25-25 लाख ताहिर और जावेद को दे दो। इस डिमांड पर ही बात होनी चाहिए जल्दी से। बताइए, इंसान का कत्ल हुआ है, उसके घर वाले, उसके बच्चे, उसकी बीवी बच्चे क्या करेंगे? आप बताइए। कोई अगर ट्रेन में मारा जाता है, के घर वाले की मार स्मगलिंग आप करो, कानून तोड़ो, आप कानून के विरुद्ध मामला हो, मुकदमा दर्ज हो आपके ऊपर, और उसके बाद में डिमांड आप करो। अभी आप कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट में। अभी आपने कहा कि अगर कोई, अभी आप पैसा मांग रहे हैं, अभी आपने इस इंसिडेंट की मजम्मत करी, अब आप अपनी बात से यू टर्न ले रहे हैं। अब आप अपनी बात से यू टर्न ले रहे हैं सर। 50 लाख उसको, 25-25 लाख हमें दे दो। आप ये शो करना चाह रहे हैं कि गाय के नाम पे कत्ल भी करते रहो और अपने आप को आप विक्टिम भी नहीं दिखा सकते। ये बहुत आप अपनी बात से यू टर्न ले रहे हैं। अभी आपने मजम्मत करी कि जिसने भी हरकतें करी है उसके खिलाफ मैं आप दोनों के पास आता हूं। चलिए आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन प्रवीण शंकर कपूर जी, आप ये बताइए कि जब भी बात होती है गौ तस्करी की, गौ रक्षा की, गौ कशी के नाम पर तशद्दुद की, उसके खिलाफ मर्डर की, तो फिर सीधे सीधे हुकूमत पर ही सवाल उठ जाते हैं। इसका जवाब आपके पास बार बार यही रहता है कि पीएम मोदी खुद इसकी मजम्मत कर चुके हैं, लेकिन जमीन पर हालात नहीं रुक रहे हैं सर। यह भी एक हकीकत है, जमीन पर कमी कब आएगी और कैसे आएगी? देखिए, ऐसा आप मानते होंगे कि बहुत बड़ा इस पर वो हो रहा है, ऐसा एक सब मैं कुछ नहीं मानता। कभी सॉलिटरी इंसिडेंट, आपसे जवाब ले रहा हूं, कभी सॉलिटरी इंसिडेंट्स होते हैं। प्लीज मत लाइए, आप समझ रहे हैं कि मैं सिर्फ सवाल, सॉलिटरी इंसिडेंट्स होते हैं और हमें उन्हें क्राइम के इंसिडेंट्स की तरह देखना चाहिए। इन सब चीजों में ज्यादा धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम नहीं करना चाहिए। अब ये कल वाला इंसिडेंट है जो अलवर वाला, एक बड़ी सीधी सी बात है। मैं तो ज्यादा क्राइम की चीजों को फॉलो नहीं करता हूं, मगर कल के इंसिडेंट में आप ये देखिए कि एक जगह उनके गोली मारी गई, फिर उसकी लाश को किसी रेलवे ट्रैक पे कुछ दूरी पर ले जाके डाल दिया गया। हम 4-5 लोग यहां बैठे हैं, हमने इस देश में बहुत सारी कॉम्युनल इंसिडेंट भी देखे हैं। क्या कॉम्युनल इंसिडेंट्स करने वाले लोग, जो कि फ्रैंटिक मॉब होता है, कभी कर देता है, क्या कभी वो किसी लाश को उठा करके दूसरी जगह ले जाता है? एक सीधी सी बात है, क्राइम का केस है। एक व्यक्ति हो सकता है वो तस्करी कर रहा था, हो सकता है वो फार्मिंग के लिए ले जा रहा था, मैं उसका कोई सर्टिफिकेट देने यहां नहीं आया हूं। दूसरा ग्रुप मैं देखिए, मैं उस काम में नहीं हूं। दूसरा ग्रुप वो क्रिमिनल ग्रुप है लगता है, जो कि गाय की आड़ में एक्सटॉर्शन का धंधा करता रहता है। ऐसे लोगों में आपसी रंजिशें होती हैं, उन्हें सबको एक दूसरे की मूवमेंट्स के बारे में मालूम होता है। मैं और आप तो किसी की मूवमेंट भी नहीं जान सकते, इसको भी हम समझ तो मेरा मानना क्या है कि हमें इन इंसिडेंट्स को, खास तौर पे जो
कल अलवर में 2 रोज पहले देखा गया है। ऐसे इंसिडेंट्स को क्राइम और गैंग वॉर के इंसिडेंट्स। मैं इस पर संजीव मिश्रा जी से रिएक्शन लेता, लेकिन रणवीर शर्मा जी, मैं जरा इसको समझना चाहूंगा, क्योंकि क्राइम इंसिडेंट के तौर पर इसको एलेबरेट कर रहे हैं संजीव मिश्रा जी कि इसको उस तरीके से देखना चाहिए। आप किस तरह से पाते हैं इस पूरे इंसिडेंट पे जो सियासत हो रही है, जो तमाम मांगे हो रही हैं, और जो पुलिस की और चश्मदीदों की थ्योरी आ रही है, उसको आप किस तरह से देख पा रहे हैं सर? मैं इन्हें 3 तरीके से देख रहा हूं। सबसे पहले हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमता है, और पॉलिटिकल सिस्टम जब वोट बैंक मीन समाज के साथ वो जोड़ता है धर्म को, भाषा को, जाति को, क्षेत्र को, और एक किस्म की वो एक फूट सी पड़ जाती है हमारे समाज के अंदर। दूसरी मैं प्रॉब्लम इसमें देख रहा हूं पॉलिटिकल के साथ साथ पॉलिटिकल इच्छा शक्ति। प्राइम मिनिस्टर ने जब एक वर्ड बोल दिया कि भी गौ रक्षा के नाम पे अगर कोई अपनी दुकानें चला रहे हैं, तो तीसरा स्टेप एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस के साथ आ जाता है कि उनके ऊपर वो सख्ती से नकेल डाले जो गो रक्षा के नाम पे अगर दुकान खोल रखी है, एक्सटॉर्शन कर रखा है, और किसी को कानून में हाथ में लेने का कोई हक नहीं है। कई बार ये इल्जाम लगाया जाता है जो इस तरह के मामले में मुखालिफत करते हैं या फिर एहतजाज करते हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह की तंजीमों से खुद पुलिस भी मिली रहती है और लोकल लेवल पर जो पुलिस के एहलकार हैं वो जुड़े रहते हैं। आप क्या ऐसा देखते हैं, ऐसा पाते हैं? बिल्कुल मैं मान रहा हूं कि मेरी जो पुलिस के कुछ लोग हैं, हमारे अंदर भी तो ब्लैक शिप रहते हैं ना, वो लोग जहां भी कोई गाय का ट्रक देते हैं, पशुओं का कोई ट्रक देते हैं, क्योंकि वो आदमी कहीं न कहीं गलत काम कर रहे होते हैं। मोटी भाषा में जिसे कहें कि कुछ अपराध की भाषा उनकी होती है या अपराध की वेशभूषा उनकी होती है, और पुलिस उससे एक्सटॉर्शन करती है। तो होम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि हमारे पास वैसे ही फोर्स की कमी है, और दूसरी तरफ पुलिस की फोर्स की कोई कमी नहीं, केवल राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और राजनीतिक इच्छा के साथ एसपीडीसी की वो होनी चाहिए कि किसी की कीमत पे वो गो तस्करी ना होने दे, और ऐसी दुकानों को आप आराम से फाइंड आउट कर ले। तो मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। उन दुकानों को बंद करने के लिए हमें कानून को जो हाथ में लेने वाले लोग हैं सख्ती से उनके खिलाफ सख्ती से एक्शन, और पुलिस की तफ्तीश में विश्वास करिए। पुलिस हो सकता कहीं गलत हो, अगर वो चाहे पैसे की डिमांड हो और चाहे तस्करी की डिमांड हो, अगर पुलिस को तफ्तीश करने दे, क्या उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली लगी है? अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो है, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम के लिए भी राजी नहीं हो रहे हैं उसके घर वाले। मैं आऊंगा और प्रवीण जी आपसे रिएक्शन, लेकिन अपने पोस्टमार्टम होने के बाद उसमें सारे सबूत सामने आएंगे, गोली के सबूत भी आएंगे, मारपीट के सबूत भी आएंगे, गोवंश का सबूत भी आएगा। एक बार पुलिस को तफ्तीश तो करने दो, तफ्तीश करने दीजिए, लेकिन तफ्तीश अभी आगे नहीं बढ़ रही है, तो फिर हम क्या रखेंगे सामने? लेकिन अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ बातचीत में ऑल इंडिया मजलिसे मुशावरात के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल हमीद नुमानी साहब भी जुड़ चुके हैं। नुमानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। प्रवीण शंकर कपूर जी, इस पर रिएक्शन आपसे कि इच्छा शक्ति की, कुव्वत इरादी की कमी है, गवर्नमेंट चाहे तो इसका हल निकाल सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं, इस पर सीधे सीधे कह रहे हैं रणवीर जी। देखिए, असफ अली भाई ने कहा था कि पिछले 3 साल में इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। असद फलाही साहब ने, असद, ठीक है। मैं इनसे ही एक सवाल पूछता हूं, पिछले 3 साल में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, क्या एक मामला ऐसा आया कि घटना को दबाने का शासन ने कोई प्रयास किया? क्या एक मामला ऐसा आया जहां शासन ने कल्प्रिट्स को गिरफ्तार करने में कोई खास देरी की या देरी की? सर, मैं तो ऐसी जो स्थिति होती है, हमें इस मसले को, मैं बार बार कहता हूं, ऐसे सभी मसलों में हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखना और राजनीतिक लोगों को दोष देना, ये सबसे आसान रास्ता बन गया है। रिएक्शन चाह रहा था, वो तो ये सीधे कह रहे हैं, वो तो एक्स आईजी है, फॉर्मर आईपीएस है, सर उनकी बात को इच्छा शक्ति की अगर वो देख रहे हैं कि नहीं रोका जा रहा है गवर्नमेंट के लेवल पर, नकारा नहीं जा सकता। अगर इच्छा शक्ति की कमी होती तो इतना प्रॉम्प्ट एक्शन नहीं होता। परवीन भाई, एक होम मिनिस्टर का ये बात कहना ठीक नहीं कि मेरे पास पुलिस नहीं है। अगर एक होम मिनिस्टर ये कहेगा, सरकार ये कहेगी कि भी उनके पास पुलिस की कमी है, इन कामों के लिए पुलिस के पास कोई कमी नहीं है, निश्चित केवल एक सख्त ऑर्डर होना चाहिए सीएम का, होम मिनिस्टर का, कि ये चीजें बर्दाश्त नहीं होगी और कार्रवाई होगी, इसके बाद वो दुकानें बंद होंगी। निश्चित तौर पे आपकी बात परवीन जी, अभी आपने कहा था
अभी इससे पहले कि इन मामलात को जराइम की कैटेगरी से देखना चाहिए, कि बिल्कुल। क्रिमिनल इंसिडेंट। मैं अभी भी वही कह रहा हूं। इसका मतलब कि ये सरकार जो है क्रिमिनल्स के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं ले रही, जब भी सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप अपने नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करिए जो इन गाय के जो काम कर रहे हैं। ये पूछिए, हमारे साथ फॉर्मर आईपीएस बैठे हुए, इनसे पूछिए कि नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने का मतलब है कि आपका लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स कर चुका है, जब भी सुप्रीम कोर्ट के बात बोलने पड़ी कि आप अपने नोडल ऑफिसर अपॉइंट करिए। इस तरीके से देखा जाना चाहिए कि एक स्पेसिफिक व्यक्ति अकाउंटेबल बनाकर नॉमिनेट किया जा रहा है। चलिए ठीक है, इस पर जवाब लेंगे। और हमीद नोमानी साहब के पास और संजीव मिश्रा जी के पास में नहीं जा पाया हूं, लेकिन वक्त एक छोटे से वक्फे का चला है। ब्रेक से लौटते और फिर बातचीत को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। तो अलवर में गाय के नाम पर एक और कत्ल हुआ और इस पूरे मामले पर अब अलग अलग जगहों पर भी मुजाहिरे हो रहे हैं, इसकी मुखालिफत हो रही है, लेकिन पुलिस की अलग थ्योरी सामने आ रही है, चश्मदीद की अलग थ्योरी सामने आ रही है। इसको लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं और इस पर भी बात कर रहे हैं कि आखिर गाय के नाम पर कत्ल कब तक होता रहेगा। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं इस पर बातचीत के लिए। और अब्दुल हमीद नोमानी साहब, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। आप इस पूरे मामले को चाहे 2014 से इन मामलात में बढ़ोतरी हुई हो या उससे पहले की बातें जो तमाम आदत शुमार आते हैं, उन सबको आप गहराई से देखते रहे हैं, लेकिन जो ये मामलात हैं, एक तरफ सीधे सीधे हुकूमत पर इस पर सवाल उठ जाते हैं, तो सीधे पीएम भी इस पर तनकीद करते हैं और गौ रक्षकों को इंतबाह देते हैं। तो आखिर असल में जमीन पर चीजें क्यों नहीं बदलती और क्यों वक्त वक्त पर इस तरह की बातें सामने आती हैं? और अलग अलग थ्योरीज भी अभी इस वक्त आप देख रहे थे कि डिबेट पर सामने आई, क्या वैसे हालात हैं? देखिए, पीएम जो कह रहे हैं, लगता है कि उनकी बात को जो है बहुत ज्यादा जो है ध्यान और तवज्जो से वो नहीं सुनी जा रही है। वो एक महज एक जो है बयान माना जा रहा है कि वो उनका चूंकि काम कहना है, वो कह के जो है खत्म है। तो ये जो है एक दिक्कत हो रही है। और ये जो है ना, ये गौ रक्षक के नाम पे धंधा हो रहा है और उसमें कहीं न कहीं जो है आप देखेंगे कि पुलिस भी जो है और सरकार के लोग भी इसमें शामिल। क्या पीएम के बयान की कोई वक़्त नहीं है? पीएम का बयान भी अपने आप में बेहद अहम होता है। नहीं, बिल्कुल अहम है। हाँ। मैं यहाँ आपके चैनल पे भी कह चुका हूँ, पीएम का बयान जो है बहुत अहम है, बल्कि अहम तरीन है वो। लेकिन यह है कि जो लोग इस धंधे से जुड़े हुए हैं, अभी जो चंद दिनों पहले जो रिपोर्ट आई है, आप देखें गौशालाओं में जो है गाय, ये लूट मार की गायों की जो है वो तादाद जो है वो बढ़ गई है, संख्या बढ़ गई है। तो ये क्या है? ये जो एक मामला चल रहा है कि उनके जो लोग इसमें जो है मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ जो है सही कार्रवाई नहीं हो रही है और जो है कानून को हाथ में लेने का जो है एक जहन जो है, रुझान जो है वो पहले से बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ गया है। और विशेष तौर से उन राज्यों में और रियासतों में क्रिमिनल एक्ट के तौर पर जो प्रवीण शंकर जी बता रहे कि इसको देखना चाहिए, इन सब पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो तो सही कह रहे हैं प्रवीण शंकर जी, वो सही कह रहे हैं। ये तो जो है आपराधिक कार्य है ही, लेकिन यह कि इसको जिस रूप में और जिस भावना से और जो तहफ्फुज हासिल करने के लिए जिन जज्बात को जो है उभारा जा रहा है, ये जो एक बड़ा मसला है। ये जब तक जो है वो सरकार, मरकजी सरकार और रियासती सरकार ईमानदारी से और वहां की जो पुलिस इंतजामिया वो ईमानदारी से कार्रवाई नहीं करती है, जिसमें लगना चाहिए कि मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना जो है कार्रवाई हो रही है। नहीं, प्रवीण जी तो कह रहे हैं कि कहीं पर भी लीनियंसी नहीं बरती गई, कोई भी मामला चाहे मुल्क के अलग अलग रियासतों में भी हो, फौरन एक्शन लिया गया। अभी आपने देखा कि जो लोग साथ थे उम्र के, वो बता रहे हैं, मैंने खुद जो है वो कहते हुए सुना कि वो जिन लोगों ने जो है वो गोली चलाई उम्र पे, वो कुछ नहीं कहा, आके जो है वो सीधे गोली मारी और जो है वो मार के जो है और हम लोग तो जान बचा के वहां से भागे। तो ये जो है वो मामला क्या है? लूटपाट का मामला है, जो भी है। असल मामला जो है वो कानून को हाथ में लेकर जो है इस तरह जो कत्ल का एकदम है, ये नुमानी साहब, मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ। आशु मुंगे जी, मैं आ रहा हूँ आप ये चीज कैसे मान सकते हैं कि अगर वहां पर उमर को कोई गोलियां मार रहा था और ये लोग उनके साथ खड़े थे, इन्हें कुछ नहीं हुआ और ये जान बचाकर वहां से भाग रहे हैं, जिन्होंने गोलियां मारनी थी उन्होंने इनको जाने दिया,
ये तो सारी बनी बनाई एक फर्जी स्टोरी है। ये कैसे कह सकते हैं? आप ये पहले कैसे कह सकते हैं? ये लोगों ने धंधा बना दिया, इन्होंने देखा गोवंश तस्करी के साथ साथ ऐसे में भी सरकार को ब्लैकमेल करके मोटा पैसा कमाया जाए, इसीलिए इन्होंने खुद मर्डर किया। आपको क्या दिक्कत है अगर जो है इन्होंने खुद मर्डर किया? बिल्कुल। आप लोग तस्करी बंद करो। आप लोग एक चीज बताओ, आप कहते हो पेरू खां मार दिया, आप कहते हो अखिलाक मार दिया, आप कहते हो उमर मार दिया, आप कहते हो मुस्लिम टारगेट कर दिया। अरे मुसलमान तस्करी छोड़ दे। नहीं तो आप कौन क्यों मुसलमान तस्करी कर रहा है? गाय की तस्करी छोड़ दे। आई ऑब्जेक्ट योर स्टेटमेंट। आई ऑब्जेक्ट योर स्टेटमेंट। आप लोग गलत आप जो ये कह रहे हैं मुसलमान छोड़ दे, आप जनरलाइज नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये चीजें गलत हो रही है। सर इस तरह की स्टेटमेंट जो है ना, नहीं ये चीजें गलत हो रही है सर, ये चीजें गलत हो रही है। आशीष जी ये बताओ, नहीं आप ये बताओ, आप ये बताओ कौन सा गोवंश तस्कर अगर उनके साथ में तस्करी कर रहे थे, कौन दूसरी आप सुनना ही नहीं चाह रहे, आप सुनना ही नहीं चाह रहे। मैं आता हूँ, चलिए ठीक है आशु मुंगिया जी, मैं आता हूँ। नुमानी साहब ठीक है, मैं आपके पास भी आता हूँ। असद पलाई साहब मैं आता हूँ। संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, संजीव मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। आशु मुंगिया जी प्लीज, प्लीज आशु मुंगिया जी, आशु मुंगिया जी, आशु मुंगिया जी, ऐसे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा सर। सर ऐसे चिल्लाने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बातचीत एक तरीके से हो, सब लोगों की बात आए, जरूरी है। संजीव मिश्रा जी, ये जो बात कही जा रही है कुव्वत इरादी की कमी, और प्रवीण शंकर जी ने भी अपनी बात रखी, और इन सब के बीच अगर आशु मुंगिया जी कह रहे हैं कि मुसलमान ही गौ तस्करी में मुलव्विस होते हैं, शामिल होते हैं, क्या कहना आपका? क्या ऐसा ही है? देखिए सऊद भाई, एक चीज तो बहुत साफ कह दूं कि मोदी जी की सरकार बनने के बाद दुर्भाग्य है कि गौ रक्षा के नाम पर गुंडे हत्याएं कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि यहां जो बैठे हैं, उन्होंने तो कह दिया कि हमने हर घटना को वर्कआउट कर दिया। अरे मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये हत्याएं हो क्यों रही हैं? और यहाँ जो बहुत बड़े ठेकेदार गौ रक्षा के नाम पर से होती आई है संजीव जी, वो कह रहे हैं कि मुसलमान संजीव जी क्राइम हमेशा से होता आया है। उत्तर प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है अखलाल का किस्सा, जिसमें पहले आपने स्वयं कह दिया आपकी सरकार ने कि वो नहीं है, और बाद में आपकी सरकार बनाना गया। रवीन जी चलिए ठीक है, आशु मुंगिया जी, आशु मुंगिया जी बात को सुन लीजिए, करा रहे हो, ये बंद करो। ठीक है संजीव मिश्रा जी अपनी बात पूरी कीजिए। देश में लोकतंत्र है, एक पर्टिकुलर पक्ष विशेष को डराने भयभीत करने का काम बंद होना चाहिए इस देश में। ये गौ रक्षा के नाम पर जो हत्याएं हो रही हैं, उन हत्याओं को बंद करना चाहिए आप लोगों को। मुस्लिम समाज की कोशिश हो रही है, ये जिन दो डबल इंजन की सरकारें, राजस्थान में भी आपकी, प्रदेश की भी सरकार और देश में आपकी सरकार, जिस तरीके से हत्याएं हो रही है, बल्कि उनको स्वीकारिए और उन पर क्षमा मांगने के बजाय आप ये भी बताइए कि क्या जितनी भी घटनाएं उनको वर्कआउट कर दिया। अरे वर्कआउट क्या कर दिया आपने? ये हत्याएं हो क्यों रही है? ठीक है प्रवीण जी से जवाब ले लेता हूं। आपको कोई क्रेडिट नहीं है कि आपने वर्कआउट कर दिया। इख्तिसादी तौर पर तोड़ने की कोशिश है। नहीं अभी आप ये देखिए, वो भी क्या कह रहे हैं, एक विशेष समुदाय क्या कर रहा है, क्या है मामला? आप समाज को मिश्रा जी सही कह रहे हैं, मुस्लिम समाज को आशीष जी प्लीज पोलाइटली इस बात का जवाब दीजिए। क्या गौ रक्षक के नाम पे मुसलमानों के अंदर दहशत और खौफ का माहौल नहीं है? क्या मुसलमान नहीं डर रहा? आप मुसलमान की बात कर रहे हैं, मैं ऐसे हिंदू भाई लाके खड़ा कर दूं जो कह रहे भाई साहब इस वक्त माफ कीजिएगा, हम गाय नहीं ले जा सकते कहीं भी, कुछ पता नहीं गौ रक्षक के नाम पे कब किसका कत्ल कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि है ही नहीं कुछ, आप मुसलमान की बात छोड़ दीजिए सर, न होने की। मैं पूरे वसूख के साथ स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हिंदू भाई डर रहे हैं इस वक्त गाय को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, अपने लिए दूध के लिए पालने के लिए। आ गई इस देश में आपने दहशत और आतंक फैला रखा है, बात कर रहे हैं कुछ हो ही नहीं। इस तरह का माहौल है, डर का माहौल गोरक्षकों की आतंक आशीष मुंगिया जी मुझे एक बात का जवाब दे। मेरा एक क्वेश्चन आपसे पोलाइटली, बहुत कोई चीखने की नहीं, मुझे एक पोलाइटली आप जवाब दे, जवाब दे इस बात का, मुझे इस बात का आप जवाब दे कि क्या इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर गौ रक्षकों ने क्राइम अपने हाथ में नहीं रखा? ठीक है फौरन जवाब आशु जी, जल्दी से जवाब। आप मुझे बता दें।
गोरक्षकों ने कोई क्राइम हाथ में नहीं ले रखा। अभी आप ये कह रहे सारी थे राजनीति और सीबीआई से जांच हो, वो पार्टी कर रही है जो सात नहीं, आशु मोंगिया जी, मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ, नुमानी साहब आ रहा हूँ। किसकी जांच कराना चाह रहे हैं? जबरदस्ती गोरक्षकों को उठा के बंद कर दिया था राजस्थान सरकार, राजस्थान में क्या हुआ? मिली क्लीन चिट क्योंकि अगले बेकसूर थे। आज भी आप लोग जबरदस्ती आशु मोंगिया जी, असद साहब आता हूँ। आशु जी, अभी आप कहते हैं कि एनआईए और सीबीआई से जांच करने के लिए आप पहल करने की बात कर रहे हैं। जांच किसकी होनी चाहिए? जब आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है तो फिर जांच क्यों करवा रहे हैं? वो दोनों बातें एक साथ बोल रहे हैं ना। वो इस वजह से होनी चाहिए। ये जो राजनीति नाटक चल रहे हैं कि वो सामने उसका पर्दाफाश होना चाहिए। सर आप एक स्टेटमेंट पर रहिए ना, फिर वही तो मैं कह रहा हूँ कि दूध पानी का पानी हो जाए। जब तक वो चीज क्लियर नहीं होगी तब तक आप ये कैसे कह सकते हैं जनरलाइज नहीं होना? बिल्कुल। चलिए ठीक है, आप लोग यहाँ पर बेमतलब ठीक है, जबरदस्ती 6 आशु मोंगिया जी उठा के बंद कर दिया गया। आशु जी चलिए मैं आता हूँ, असद साहब आपके पास भी आता हूँ, नुमानी साहब आपके पास भी आता हूँ, संजीव जी वगैरह जावेद वगैरह डिमांड साहब, नुमानी साहब, चलिए ठीक है, मैं आता हूँ। प्रवीण शंकर जी, मैं आपसे सवाल, तस्करी करो आप आशु जी, सर ऐसे बात नहीं होगी ना सर। आशु जी एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत बढ़िया। आशु जी एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है ना। आशु जी एक ही बात को रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे खुद एक लगा हुआ है, ठीक है, कम से कम डिफेंड करना ही करना है। हुकूमत की जो जिम्मेदारी है वो बात आ जाए। सर मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा। आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज जरा एक एक करके बातचीत हो, कम से कम बातचीत। जो जिम्मेदार है, मैं प्रवीण जी से जवाब लेना चाह रहा हूं, जवाब ही नहीं लेने दिया जा रहा है। कम से कम खामोशी से एक एक के पास तो पहुंचूं। ठीक है मिश्रा जी, मैं आता हूं। रणवीर जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन प्रवीण जी, जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, एक डर का, खौफ का माहौल, क्या आप भी ये मानते हैं कि सिर्फ मुसलमान ही गो तस्करी में मुलव्विस है, जैसा कि आशु मोंगिया जी कह रहे हैं? इसका जवाब, और क्या डर का माहौल है तो इसमें क्या गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं अगर है तो? देखिए, एक चीज तय है कि ये जो गौ तस्करी होती है, अगर जितनी भी होती है, उसमें निश्चित तौर पे मुस्लिम व्यक्तियों की भागीदारी ज्यादा है। मगर मैं कभी भी मैं उन लोगों में से नहीं जहां जो इतने भावनात्मक हो जाएं कि ये मान ले कि क्राइम एक ही रिलीजन के लोग करते हैं। ये एक कैकस होता है, इसमें हिंदू भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकते ना है। नहीं, अब आप देखिए, अब आप उस बात को ना बिगाड़ रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, नुमानी साहब बिगाड़ रहे हैं। मेरी बात का आप प्रिंसिपली एग्री कीजिए कि मैं एक चीज को एक्सेप्ट कर रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर भी यही कहते हैं कि ये क्रिमिनल एक्ट है और उसको किसी भी धर्म जाति से ज्यादा नहीं जोड़ना चाहिए। मगर यह भी एक सच है कि गाय अगर काटी जाएगी तो आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि उसका कंजम्पशन जो है, बीफ एक्सपोर्ट के मामले में अगर लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार मुल्क आगे बढ़ रहा है तो क्या सरकारी इदारे नहीं? बीफ इज नॉट काउ। ओके, ठीक है, लेट अस कीप लेट अस नॉट चेंज द डायरेक्शन। अरुणाचल में मेघालय वाले अलग बोल रहे हैं, केरला वाले अलग बोल रहे हैं। मैंने क्या कहा, बीफ जो होता है, जिसे जर्नलाइज्ड बीफ कहा जाता है, उसकी ज्यादा बड़ी परिभाषा बफेलो है। मैं आपको आज एक चीज बोल देता हूँ, मैं आपको एक चीज बोल देता हूँ। मदनलाल खुराना का बनाया हुआ एक्ट 1994 का दिल्ली एग्रीकल्चर कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट, आप उस एक्ट को देखिए, डेफिनेशन देखिए, गौ-मांस ही सिर्फ बीफ होता है। ये सिर्फ इस समय आप लोगों ने नाटक कर रखा है, खेल रखा हुआ है तस्करी का इसमें बीफ एक्सपोर्ट के लिए। आप लोग कहते हैं कि बफेलो मीट सिर्फ बीफ है, गलत चीज है। यानी कि उस समय राणा जी गलत है, बीजेपी की ही सरकार थी। भाई एक बात सुनिए, मुद्दे को भावनात्मक रूप से समर्थन देता हूं। हो रही है वो कहीं भी कानून के दायरे में क्यों नहीं हो रही है? कि जिन आदमियों ने कत्ल किया है उन्हें बाई नेम पुलिस को करने दो, उसका पोस्टमार्टम करने दो। वो हिंदू है, मुस्लिम है, कोई भी है, अगर जिसने भी कानून हाथ में लिया है, अरे एक आशु भाई, ठीक है, अगर गो तस्करी है, मैं एक ब्रेक पर रुक रहा हूं, ब्रेक के लिए जा रहा हूं, मुझे एक ब्रेक पर जाना है। ब्रेक से लौटते और फिर यहीं से इस गर्मा गर्म बहस को आगे बढ़ाते हैं।
ब्रेक से हम वापस लौटे अपनी बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रवीण शंकर कपूर जी मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूं कि तमाम तरह की बातें आती हैं और सीधे सीधे जो सवाल होते हैं, जो उंगलियां उठती हैं, वो हुकूमत पर होती है। रियासत में भी आपकी हुकूमत और मरकज में भी आपकी हुकूमत, क्यों नहीं जमीन पर चीजें खत्म होती हैं? और इस तरह के मामले अगर आप कहते हैं कि क्रिमिनल एक्ट हैं, तो फिर इसमें गो तस्करी, गो हत्या, ये सब बातें आ क्यों जाती हैं? ये वेस्टेड इंटरेस्ट का खेल है। जो करता है वो पकड़ा जाने पे धर्म की आड़ ले लेता है, और जो मारने की कोशिश करता है उसका कारण कुछ भी हो, जब वो फंसने लगता है वो भी धर्म की आड़ ले लेता है। इट्स अ वेरी वेस्टेड गेम। हम ये नहीं इस होना चीज चाहिए को हमें इस चीज को रोकना चाहिए, और वो रुकेगी तभी जब ताली दोनों तरफ से बजेगी। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो ज्यादा पाई जाती है उस इनमें इन्वॉल्व, वो बार बार उसको कम्युनल दृष्टिकोण देती है। सर आप ये ठीक नहीं बताइए, है। अगर आप एक कम्युनिटी के बारे में कह रहे हैं तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो ताली बजाने के लिए राजी नहीं है? क्या आपको लगता है कि एक कम्युनिटी देखिए इसमें मुलव्विस होने के लिए बजिद है? क्या आपको लगता है कि वो बजिद है कि नहीं? हम करेंगे। कौन ऐसा शख्स है जो आप ये बताइए जो कहता है कि बजिद है? ठीक है, जरूर मेरे को एक आधा मिनट दे दें। आधा मिनट मांग रहे हैं रणवीर जी, आधा मिनट मांग रहे हैं। आधा मिनट दे दें। संजीव जी अपनी माफ कीजिएगा, एग्जाम्पल देता हूं। मैं आ रहा हूं संजीव जी, आपके पास भी आ रहा हूं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। पिछले साल एक वो अखलाक साहब का इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। हाँ, उसमें शुरुआत में कहा गया ये बीफ है, बाद में कहा गया नहीं है, उसको बहुत बड़ा कंपनसेशन भी मिल गया, बाद में एक रिपोर्ट आई और उसमें आया कि वो बीफ था। सर लेकिन बाद में रिपोर्ट आई, आपको भी पता है कि जो रिपोर्ट आई थी वो घर के पास के एक खंबे की जांच थी। सर आप चीज है, सर चीजों को उलझाने की कोशिश से कोई फायदा नहीं है। सर चीजों को हम टू द पॉइंट आए। संजीव मिश्रा जी के पास भी आऊंगा। असद साहब मैं आता हूं, लेकिन हमारे साथ जरा फोन लाइन पर सर मैं आ रहा हूं, बस आपके पास आ रहा हूं। वक्त थोड़ा कम है इसलिए मुझे जल्दी से कंक्लूड करना है। हमारे साथ मेवात विकास महासभा की प्रेसिडेंट नजीफा जाहिद साहिबा भी फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। नजीफा साहब भी साहिबा, आपके बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम पर। ये जो मेवात बेल्ट की बात होती है वो एक तरीके से कौम परस्त बेल्ट मानी जाती है, लेकिन इस तरीके से दो वाकयात अलवर में ही सामने आ जाते हैं। किस तरह से देखती हैं आप? इस पर आपसे शॉर्ट रिएक्शन चाहूंगा। हेलो जी हाँ नजीफा साहिबा, आपसे ही पूछ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 हाँ वालेकुम अस्सलाम, बताइए जी आपका सवाल मेरे पास। मैं आपसे पूछ रहा था कि मेवाती बेल्ट को एक तरीके से कौम परस्त बेल्ट मानी जाती है। यहां पर हम देखते हैं कि कौम परस्त मुसलमानों की भी तमाम तारीखें मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अलवर जैसी जगह पर दो ऐसे वाकयात सामने आते हैं। किस तरह से आप देखते हैं इसमें सियासत या वाकई ये चाहे वो पहलू खान हो चाहे वो उमर हो, इसमें मुलव्विस थे? देखिए अब जहाँ कौम परस्ती की बात आती है, हिंदुस्तान में जितना भी समाज है वो सब अपना ही है, ऐसा नहीं। थोड़ा शॉर्ट रिएक्शन चाहता हूं मैं जी नजीफा साहिबा। जी तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, दोषी कोई भी हो, दोषी हिंदू है, मुसलमान है, गोरक्षक है, कोई भी है, अगर क्रॉस फायरिंग की मैंने कई बातें सुनी है, अगर क्रॉस फायरिंग हो रही है तो ठीक है, अगर सबूत उसके मिलते हैं तो दोषी कोई भी है, जो भी है उसको सजा मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात हमारी डिबेट में भी सामने आ रही थी और यही बार बार मांग उठ रही है। हम देखेंगे कि इस पर क्या रिएक्शन होता है। लेकिन संजीव मिश्रा जी, जो बातें अभी निकल करके सामने आ रही है, प्रवीण जी कह रहे हैं कि इस पे एक तरीके से जनरलाइज नहीं करना चाहिए क्रिमिनल एक्ट, आपका क्या कहना है? नहीं देखिए, एक चीज तो बहुत साफ है कि अभी चूंकि प्रवीण जी ने कहा कि अखलाक के मामले में वहां बीफ पाया गया, तो वहां दोबारा भी उसकी जांच हुई जहां पर बीफ की नहीं। ठीक है सर, इसको क्लियर हो गई ये बात। तो ये इस तरीके से बड़े चैनल पे हैं, इसलिए इस तरीके से न कहे। आज आप कह रहे हैं कि हम गौ रक्षक भी यहाँ बैठे हैं, उनके प्रेसिडेंट भी बैठे हैं। क्या जो गाय दूध देना बंद कर देती है या जो गाय बीमार हो जाती है, उनके बारे में आप क्या करते हैं जरा बता दें। और आज जो सड़कों पर हजारों की संख्या में गांव के झुंड हैं, उनके बारे में आप तो गौ रक्षक है ना, तो कम से कम आपको तो ये करना चाहिए कि जितने भी गौ रक्षक हैं, कम से कम 10-10 गाय भी अगर या 2-2 गाय भी अपने घर में पाल लेंगे, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आशु जी कहते हैं कि वो ऐसा करते हैं। ठीक है सर, चलिए मैं आता हूं। संजीव जी मैं तो ये काम करता हूं। ये गौ रक्षा करें, हम भी इनके साथ हैं।
लेकिन तशद्दुद ना करें, ठीक है। आखिरी के 2 मिनट में जल्दी से कंक्लूड करना चाह रहा हूं। असद साहब भी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, लेकिन असद साहब मैं इस पर आना चाहूंगा। जल्दी साहब ये बताइए, कह रहे हैं आशू मोगिया जी सीधे सीधे, मैं आता हूं सर, रणवीर जी आपके पास भी आ रहा हूं मैं, कि मुसलमान तस्करी में, गौ तस्करी में शामिल होते हैं, क्या ऐसा ही है, जनरलाइज है ऐसा मामला? नहीं, ऐसा तो जनरलाइज नहीं है कि मुसलमान ही कर रहे हैं, सब तरह सारी कम्युनिटी कर रही है, दलित भी कर रहे हैं और भी दूसरे लोग हैं, सब कर रहे हैं, जिनको जो इस कारोबार से जुड़े हुए। मैं तो ये कहना चाह रहा हूं सर, मैं हमारे यहाँ सामने बैठे हुए परवीन जी, कि मैं ये पूछ रहा हूं कि जो लोग भी गौ के नाम पर वायलेंस कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, ताकि उनके एक मिसाल बन जाए कि अब अगर किसी ने गौ तस्कर के साथ भी ऐसा किया तो उसके साथ ऐसे, गौ तस्कर के साथ भी सख्त कार्रवाई। जवाब लूंगा, इसमें उसका सॉल्यूशन क्या है सर? रणवीर जी सॉल्यूशन पर आप बात करना चाह रहे हैं, अगले दिन रणवीर जी सारे पहन को इन पे 2 चीजों पे ध्यान देंगे। जो गोरक्षक हैं वो सही तरीके से गाय की रक्षा करें, और जो हमारे मोहम्मदन भाई हैं वो इसे एक सामाजिक पहलू के तौर पे ले कि हमारे समाज में अगर कोई गलत लोग वही ताली दोनों हाथ से बनी जाएगी, और जो वेस्टेड इंटरेस्ट के लोग हैं उनको पहचाने और पुलिस प्रशासन के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखे, उन्हें हुकूमत का ही है, लेकिन हुकूमत वही हुकूमती इरादे की बात आ गई। काम करने नुमानी साहब, तो ये सच्चाई सामने आ जाए। नुमानी साहब ये बात कही जा रही है, क्या यही हल है? ठीक है। देखिए, कानून को हाथ में ले लें और आप देखेंगे कि जो लोग जो है गाय बेचते हैं या देते हैं, वो जो है अथॉरिटी का काम, बस आ रहा हूं आपके पास, अथॉरिटी का काम है ये देखना। ये जो लोग कानून में हाथ लेते हैं, कानून को हाथ में लेके कार्रवाई करते हैं, सबसे खतरनाक मामला, तो उनको सबक सिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता। इसी वजह से जो भी जो है कानून के खिलाफ आशु जी क्या कहेंगे, बहुत शॉर्ट में रखिएगा, लास्ट मिनट है मेरे पास। देखिए, जो ये के नाम पर है, जो अभी जो मॉब लिंचिंग या कुछ भी या किसी को मार दिया गया, इसमें जो भी इन्वॉल्व है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सजा होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। लेकिन मैं साफ बोलता हूं कि आज भी आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के ले लोगे तो एक ही चीज आती है कि आप एक विशेष समुदाय पे आप लोग अटैक कर रहे हैं, तो भैया नाम उठा के देखो क्या होगा। रोटी सेकेगी सर, लेकिन आप गलत है। दूसरी बात, असद भाई और मुस्लिम तंजीमों को समझना पड़ेगा, कारण यहाँ नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को आगे आना चाहिए साथ में और मिलकर आगे, फाइनल कमेंट आपका 10 सेकंड में मैं चाहता हूँ। ठीक है 10 सेकंड में प्रवीण जी, हल की बात हो रही है लेकिन हल हो नहीं रहा है। एक मिसाल तो दी जा सकती है। गौ तस्करी करता है प्रवीण जी, तो अगर 10 सेकंड में आप जवाब दे सकें, क्या मतलब? प्रवीण जी आपसे हल इसका बहुत आसान है कि आप कोई एक केस ऐसा हो, उसका समरी ट्रायल हो, जैसा अभी उत्तर प्रदेश में किया गया, वो मथुरा के पास, बल्लभगढ़ के पास जो बच्चे का, उस तरीके से हल हो। हल होने की बात सभी कर रहे हैं, लेकिन हल निकलेगा कैसे? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और बातचीत में शामिल हुए इसके लिए। लेकिन सवाल यही है कि इन सब के बीच में जो एक कुव्वत इरादी है, चाहे वो समाजी सतह पर हो या फिर कानूनी सतह पर या फिर हुकूमत के सतह पर, सबकी कुव्वत इरादी मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर अलग अलग सियासत को रोटी सेकने का मौका दिया जाता रहा तो फिर इस मुल्क में यकजहती और हम आहंगी कभी नहीं आएगी। आज का मुद्दा में बस इतना ही।